दोस्तों आपने के अन्नामलाई जी के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, Shashi Tharoor ji and myself, we had a debate in Chennai. जो कि एक पुलिस ऑफिसर थे। 39 साल की के अन्नामलाई जिन्हें रियल लाइफ का सिंघम कहा जाता है। तमिलनाडु जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ना के बराबर थी, के अन्नामलाई की वजह से आज तमिलनाडु के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी का नाम है। दोस्तों आज के दिन के अन्नामलाई तमिलनाडु के बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट है। तमिलनाडु का अगर इतिहास देखा जाए तो तमिलनाडु में इतना यंगेस्ट स्टेट प्रेसिडेंट आज तक कोई नहीं हुआ। एक समय इंडियन पुलिस सर्विस में अपनी सर्विस दे चुके के अन्नामलाई आज अपनी जिंदगी को देश के लोगों की सेवा करने के लिए पूरा समर्पित कर चुके हैं। तमिलनाडु में अन्नामलाई ने अपना और बीजेपी का नाम बहुत बड़ा कर दिया है। अन्नामलाई ने बीजेपी के लिए तमिलनाडु में बहुत ज्यादा मेहनत की है। दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर क्यों सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी है अन्नामलाई की, और क्यों वो इंडियन पुलिस सर्विस छोड़ के पॉलिटिक्स में आ गए। दोस्तों क्या अन्नामलाई इंडिया के नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं? वीडियो पूरा देखने के बाद कॉमेंट्स में जरूर बताना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल किसी भी लीडर या किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता। यह वीडियो बस इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। तो चलिए जानते हैं कि अन्नामलाई के बारे में थोड़ा डिटेल्स में। And there was a theory that I was a person, and even in police side, that politics is far away from me. That was very clear in my head. There was another theory that politics can accelerate change, so don't look at it in a negative way. दोस्तों तमिलनाडु के एक छोटे से गांव कुरूर में 4 जून 1984 को एक किसान के घर में अन्नामलाई जी का जन्म होता है। तब भारत में ऐसा समय था कि लोग अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं थे, उनकी पढ़ाई में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं किया करते थे, और उस गांव में भी ज्यादा बच्चे पढ़ा नहीं करते थे। लेकिन अन्नामलाई जी को बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, और पढ़ाई में उनके घर वालों ने उन्हें सपोर्ट भी किया। स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद वो बीटेक करने PSG कॉलेज ऑफ कोयम्बटूर चले जाते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि अन्नामलाई उनके गाँव के पहले लड़के थे जो उस समय कॉलेज गए थे। बीटेक खत्म करने के बाद वो MBA करने IIM कॉलेज ऑफ लखनऊ चले जाते हैं, और यहाँ पे उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आता है। दोस्तों तमिलनाडु उस समय बहुत डेवलप हो रहा था एज कम्पेयर टू उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आते ही उन्हें गरीबी क्या होती है ये दिखने को मिलता है। यहाँ के लोगों के साथ वो काम करते, उनके साथ रहते, तब उनको ये दिखाई देता है, उनको ये समझने लगता है कि यहाँ के लोग कितने मुश्किल और कितनी गरीबी में जी रहे हैं। ये सब देख के उन्हें लगता है कि उनको उनका जीवन लोगों के सेवा में लगाना चाहिए। उसके बाद वो UPSC के एग्जाम की तैयारी करते हैं। बहुत ज्यादा मेहनत और पढ़ाई के चलते वो UPSC के एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। उनकी पहली पोस्टिंग 2013 में कर्नाटका पुलिस डिपार्टमेंट में होती है। उनकी अगली पोस्टिंग एज ए SP उडुपी में होती है, और यहाँ पे उनके लाइफ का दूसरा टर्निंग पॉइंट आता है। दोस्तों वो जब गवर्नमेंट सर्विस में थे तब वो बहुत पॉपुलर फिगर बन चुके थे। उनके लिए रूल्स और लॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। वो इतना ज़्यादा पॉपुलर थे कि लोग अपने घर में भी उनकी ईमानदारी के बारे में बात करते थे। इतना ही नहीं बल्कि जब उनका ट्रांसफ़र होता था तब लोग उनके पुलिस स्टेशन के सामने आ जाते थे, यह कहने के लिए कि अन्नामलाई हमें यहीं पे चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ यहीं से शुरू होती है उनकी पॉलिटिक्स की कहानी। दोस्तों उडुपी में एक दिन बहुत दुखद घटना घटती है। यहाँ पे एक 17 साल की लड़की का रेप और मर्डर किया जाता है। अन्नामलाई को जब ये न्यूज मिलती है तो वो शॉक हो जाते हैं। अन्नामलाई लड़की की बॉडी को रिट्रीव करने जाते हैं, और जब वो बॉडी को रिट्रीव करने जाते हैं तो 10,000 से भी ज्यादा वहाँ के लोग उन पे पत्थर फेंकने लगते हैं। यही समय अन्नामलाई का जिंदगी बदलने वाला था। अन्नामलाई पुलिस की जॉब इसलिए कर रहे थे ताकि वो लोगों की सेवा कर सके, वो सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे। लेकिन इस दिन वो ये रियलाइज करते हैं कि एज अ पुलिस ऑफिसर वो ये कभी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों एक पुलिस ऑफिसर के पास पावर तो रहती है, लेकिन वो लिमिटेड पावर रहते हैं। वो कितना ही चेंज ला सकते हैं उनकी इस लिमिटेड पावर से, और उन्हें लॉज और ऑर्डर्स में खेलना पड़ता है। लेकिन एज अ बिगर चेंज लाने के लिए आपको कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अन्नामलाई ये बात रियलाइज करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स उनके लिए एक बड़ी बात रहती है। पॉलिटिक्स को वो बहुत समय अवॉइड करते हैं, और वो अपना एक NGO खोल लेते हैं। NGO का नाम होता है वी द लीडर्स। अन्नामलाई ये सोच में पड़ जाते हैं कि उन्हें पॉलिटिक्स में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स उन्हें ऑफर भी करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में जाना उनके लिए एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। दोस्तों आज के दिन भी पॉलिटिक्स की इमेज कीचड़ जैसे हो चुकी है, मतलब इसमें आप जाओगे तो गंदे हो जाओगे, और अन्नामलाई भी पहले इसे ऐसे ही देखते थे। दोस्तों एक दिन उनकी पोस्टिंग कैलाश मानसरोवर यात्रा पर हो जाती है। यहाँ पे 70 दिन तक अन्नामलाई अपने फैमिली से दूर रहते हैं। अन्नामलाई एक इंटरव्यू में बताते हैं कि कैसे ये मूवमेंट उनके लिए एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसा था। यहाँ पे वो भगवान के और करीब हो जाते हैं, और उन्हें अपना एक्चुअल पर्पस ऑफ लाइफ समझ में आता है। वो शुरू से ही लोगों की सेवा करना चाहते थे, समाज में एक बड़ा चेंज लाना चाहते थे, लेकिन उसके लिए
उनको एक बड़े पोजीशन पर आना जरूरी था, इसीलिए वो अब फाइनली डिसाइड करते हैं कि वो अब पॉलिटिक्स में जाएंगे। लेकिन अब उनके सामने एक बड़ा सवाल आता है कि उन्हें किस पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए। वो काफी सोच समझ कर ये डिसीजन लेते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। 25 अगस्त 2020 को वो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं। आगे जाके उनके काम के चलते उन्हें बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट बनाया जाता है। लेकिन अन्नामलई की कंधों पे एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उन्हें एक ऐसे स्टेट में भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करना था जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का प्रेजेंस ना के बराबर था। तो अन्नामलई ने आखिर क्या क्या किया भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु में एक्सपांड करने के लिए, आइए थोड़ा डिटेल्स में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले थोड़ा तमिलनाडु के पॉलिटिक्स के बारे में जान लेते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा कि तब तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी ना के बराबर थी। भारतीय जनता पार्टी का तमिलनाडु में 0% प्रेजेंस था। दोस्तों तमिलनाडु पर 1967 से द्रविडियन पार्टी रूल कर रही है, चाहे वो डीएमके हो या फिर एडीएमके। कभी डीएमके रूल करती तो कभी एडीएमके, और बस यही दो पार्टी तमिलनाडु में रूल करती आ रही है। अब 1996-1997 में बीजेपी इंटर होती है तमिलनाडु में, और स्टेट की स्ट्रॉन्गेस्ट रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट डायरेक्टली लड़ना ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। दोस्तों जैसे बीजेडी ओडिशा की पार्टी है, ओडिशा पर रूल करती है जो कि बहुत सालों से है, वैसे ही तमिलनाडु में डीएमके और एडीएमके ये पार्टी है। सेंटर में कोई भी गवर्नमेंट रहे, उन्हें बस उनके स्टेट पे उनकी गवर्नमेंट चाहिए। डीएमके और बीजेपी की आइडियोलॉजी बिल्कुल ही डिफरेंट है, मतलब आप इसे अपोजिट भी कह सकते हो। जहां पर बीजेपी हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स लड़ती है, वही दूसरी तरफ डीएमके और एडीएमके एंटी हिंदू, एंटी हिंदी और एंटी हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स लड़ते हैं। दोस्तों तमिलनाडु में आज के दिन हिंदी बोलना भी एक बड़ी बात है, क्योंकि तमिलनाडु वो स्टेट है जहां पर हिंदी एजुटेशन भी हुआ था। कुछ तमिलियंस तो एक समय सेपरेट स्टेट की मांग कर रहे थे, जिसे हम द्राविड़ा नाडु बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे स्टेट में जाना जहाँ के लोग तमिलियन आइडेंटिटी को किसी भी पार्टी से ऊपर रखते हैं, वो बहुत ही मुश्किल था। और यही पे मेजर रोल प्ले करने आते हैं के अन्नामलई। के अन्नामलई दो चीजों के लिए जाने जाते हैं, एक अपने एनालिसिस और दूसरी अपनी स्ट्रेटेजीज के लिए। और जब वो भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट बनते हैं तो वो स्टेट को एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। अन्नामलई को ये समझ आता है कि तमिलनाडु के लोग भारतीय जनता पार्टी की कोर आइडियोलॉजी को समझते ही नहीं है, और तब के जो न्यूज चैनल्स होते थे वो स्टेट के रूलिंग पार्टी के हिसाब से चलते थे, और बाकी पार्टीज की बातें लोगों तक पहुंचते ही नहीं थी। अन्नामलई को दो मेजर काम करने थे, एक तो तमिलनाडु के सभी लोगों तक भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी पहुंचाना, और दूसरा तमिलनाडु के ग्रास लेवल तक भारतीय जनता पार्टी की पकड़ मजबूत करना। यानी भारतीय जनता पार्टी को सभी लोगों तक पहुंचाना और उनको ये समझाना कि भारतीय जनता पार्टी को वोट क्यों दे। तब अन्नामलई एक स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं। उनके पास लगभग 90,000 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, ये पता लगाने के लिए कि तमिलनाडु में रहने वाले लोगों को क्या क्या समस्या है, उन्हें किन किन चीजों की आवश्यकता है। इनफैक्ट अन्नामलई जी का ये मानना था कि तमिलनाडु में रहने वाले लोगों को कोई भी समस्या हो तो वहाँ पे सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उन तक पहुँचना चाहिए। अन्नामलई तब लोगों को समझा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है, और ऐसे ही कई तरह के कामों की वजह से आज अन्नामलई भारतीय जनता पार्टी के एक इम्पोर्टेंट एसेट बन गए हैं। अन्नामलई भारतीय जनता पार्टी को लोगों के और करीब लाने के लिए एक यात्रा का आयोजन करते हैं। इस यात्रा का नाम एन मन एन मकल यानी माई लैंड माई पीपल यात्रा था। इस यात्रा का बेसिकली पर्पस ये था कि ये यात्रा तमिलनाडु में सभी जगह जाएंगी और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेगी और तमिलनाडु के लोगों के ज्यादा करीब जाने की कोशिश करेगी। दोस्तों इस यात्रा को रामेश्वरम से 28 जुलाई 2023 को शुरू किया जाता है। इस यात्रा की वजह से तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी लोगों के बहुत करीब हो चुकी है, और यह सब सिर्फ एक आदमी की वजह से पॉसिबल हो सका, जो कि अन्नामलई जी की वजह से हो सका। दोस्तों के अन्नामलई बहुत ही ज्यादा यंग और इंटेलिजेंट है, इसी वजह से जो यंग यूथ है तमिलनाडु की वो ज्यादा समझ सके के अन्नामलई जी को। दोस्तों एक समय था जब सनातन धर्म का कल्चर हिंदू, हिंदी और हिंदुस्तान ये तमिलनाडु में प्रेजेंट नहीं था, लेकिन आज अन्नामलई जी की वजह से हमें तमिलनाडु में भी सनातन धर्म का कल्चर दिखाई देता है। और आज अन्नामलई जी की वजह से नरेंद्र मोदी जी तमिलनाडु में पॉपुलर हो चुके हैं, और आज अन्नामलई सिर्फ तमिलनाडु में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में पॉपुलर हो चुके हैं। और दोस्तों ये सब उन्होंने इतने कम समय में किया। अन्नामलई जी ने 2020 में अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की और बस 3-4 सालों में इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा खुद का नाम किया। दोस्तों के अन्नामलई किसी भी पार्टी से हो, लेकिन आज के दिन हिंदुस्तान को उन जैसे नेताओं की सख्त ज़रूरत है। दोस्तों ये थे आज की वीडियो। अगर आपको ऐसे ही और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियो में से आपको कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए।